सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। तो बच्चों, कारक विश्लेषण के पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने पहले 5 कारकों अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक के बारे में चर्चा की थी। तो आज कारक विश्लेषण के तीसरे भाग में हम लोग आखिरी के 3 कारक संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं छठे कारक संबंध कारक से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। जैसे ये आरव की किताब है। यहाँ आरव का किताब से संबंध दर्शाया गया है, इसलिए आरव यहाँ संबंध कारक हुआ। इसी प्रकार बच्चों के लिए गाय का दूध अच्छा होता है। यहाँ भी वही बात है। इसमें ये बताया जा रहा है कि किसका दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, तो उत्तर मिलता है गाय का। इस प्रकार गाय यहाँ संबंध कारक हुआ। अगला उदाहरण देखिए। हमारा घर यहाँ पास ही है। यहाँ हम सर्वनाम के साथ रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये बन गया हमारा। यदि हम सर्वनाम के साथ का लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमका, जो कि गलत होगा। इसलिए सर्वनाम के साथ संबंध कारक में रा, रे, री या ना, ने, नी ही लगता है। तो यहाँ हमारा घर से का मतलब है कि हमारा शब्द जो है संबंध कारक हुआ। अगला है तुम अपना नाम बताओ। यहाँ निजवाचक सर्वनाम आपके साथ जब ना, ने या नी लग जाता है तो वह भी संबंध कारक ही कहलाता है। अब है मेरी माँ की साड़ी बहुत सुंदर है। यहाँ मेरी और माँ दोनों ही संबंध कारक हैं, क्योंकि मेरा माँ से और माँ का साड़ी से संबंध दर्शाया गया है। सातवां है अधिकरण कारक अर्थात लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं में और पर, परंतु कभी कभी में के स्थान पर के अंदर और पर के स्थान पर के ऊपर का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे विद्यार्थी कमरे में बैठे हैं। यहाँ बैठने की क्रिया कमरे में हो रही है, इसलिए कमरे शब्द अधिकरण कारक होगा। इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, विद्यार्थी कमरे के अंदर बैठे हैं। दूसरा है भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। यहाँ मंडराने की क्रिया फूलों पर हो रही है, इसलिए फूल यहाँ अधिकरण कारक हुए। इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, भंवरा फूलों के ऊपर मंडरा रहा है। 2 अन्य उदाहरण देखिए। पेड़ की शाखाओं पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ शाखाएं अधिकरण कारक हैं। इसको
आप शाखाओं पर के स्थान पर शाखाओं के ऊपर भी लिख सकते हैं। चौथा है, नदी के पानी में मछलियाँ तैर रही हैं। इस वाक्य में पानी अधिकरण कारक है और पानी में के स्थान पर आप पानी के अंदर भी लिख सकते हैं। पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हैं। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे सुमन इन दिनों जलंधर है। यहाँ जलंधर अधिकरण कारक है, परंतु यहाँ में या पर विभक्ति का लोप है। इसको हम लोग, इस वाक्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सुमन इन दिनों जलंधर में है। तो बिना विभक्ति के भी ये वाक्य सही है और इसको ऐसे में के साथ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद है, पिताजी संध्या समय गंगा किनारे जाते हैं। यहाँ गंगा किनारे शब्द जो है ये अधिकरण कारक है, परंतु यहाँ भी अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप किया गया है, लुप्त की गई है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिताजी संध्या समय गंगा किनारे पर जाते हैं। यहाँ पर को लुप्त कर दिया गया है और इस तरह भी ये वाक्य जो है सही है और इसके साथ भी सही है। तो गंगा किनारे यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। आठवां और आखिरी कारक है संबोधन कारक, अर्थात वोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। आठों कारकों में केवल यही एक ऐसा कारक है जिसकी विभक्ति संज्ञा अथवा कारक से पहले प्रयोग की जाती है। इसकी विभक्तियां हैं हे, अरे, ओ, अजी आदि। इसमें याद रखने योग्य बात ये है कि विभक्ति के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं, ये लगाना ज़रूरी है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हे प्रभु सभी बीमार लोगों की रक्षा करो। इस वाक्य में हम लोग प्रभु को पुकार रहे हैं, इसलिए प्रभु यहाँ संबोधन कारक हुए। दूसरा है, अरे बच्चों तुम लोग कहाँ चले गए थे। यहाँ बच्चों को बुलाया जा रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ संबोधन कारक हुए। इसी प्रकार ओ भैया आज क्या लेकर आए हो। यहाँ भैया को संबोधित किया गया है, पुकारा गया है, इसलिए भैया यहाँ संबोधन कारक होगा। इसी प्रकार अजी सुनते हो आज शाम को जल्दी घर आ जाना। यहाँ सुनते हो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सुनते हो यहाँ संबोधन कारक होगा और अजी इसकी विभक्ति होगी। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुछ महिलाएं अपने पति को सुनो जी या सुनते हो के नाम से संबोधित करती हैं, इसलिए सुनो जी या सुनते हो भी संबोधन कारक हो सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के विषय में अब किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं रही होगी, इसलिए कारक विषय की समाप्ति हम यहाँ कर सकते हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वर्ण आरव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें
और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।